अपना अधिकार समझते हैं, क्या उस हद तक उनको जगह देते हैं बोलने के लिए? एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है। महिलाओं को आगे लाना होगा, तभी आप समाज और देश में वृद्धि और विकसित अवस्था में जा सकते हैं। और वो मानसिक गुलाम कैसे बनाते हैं? तो आप पूजा पाठ में लग जाइए, बेटा का उम्र बढ़ेगा, जितिया पहन लीजिए। यदि महिलाएं के लंबा सिंदूर करने से यदि पति की आयु लंबी होती तो अमेरिका और लंदन के सभी पति मर चुके होते, सभी महिलाएं विधवा होती। पूजा पाठ करना एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है, इसलिए मैं कहूँगी अंधविश्वास पाखंड से दूर रहिए। कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो प्रतिकूल स्थिति है उसी में हमें आगे बढ़ना है। तो हम हमेशा से एक महिला होने के नाते, एक बहुजन समाज की महिला होने के नाते हम लोग दोयम दर्जे का जिंदगी जीते आ रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जिस तरह हमारे समाज में सवर्ण और गैर सवर्ण के बीच जो दूरी है, वह दूरी आज भी हमारे समाज में और इस देश में महिला और पुरुष के बीच है। हमारा पुरुष प्रधान समाज है और महिला को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। सही दिल से बोलिए आप लोग, कोई भी अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बहन को और अपनी पत्नी को जितना आप अपना अधिकार समझते हैं, क्या आप उस हद तक उनको जगह देते हैं बोलने के लिए? नहीं देते हैं बोलने के लिए। और ये मेरा पुरुष समाज से शिकायत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज समृद्ध हो, तो आपको महिलाओं को आगे लाना होगा। और ये कहना इसलिए है कि सभी जानते हैं कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो शिक्षित होता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है। लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है। और हम महिलाएं, पुरुष, आप पुरुष हैं, लड़के को आप विद्यालय में भेज देते हैं। अभी भी हमारी बहुत सारी बेटियां और महिलाएं स्कूल नहीं जा रही है, लेकिन हम महिला, मैं बोल रही हूँ कि हमारा किचन ही हमारा पाठशाला होता है। हमारा जो भंसा घर बोलते हैं, भंसा घर से ही हम पढ़ाई शुरू करते हैं और अपने बच्चों को जहाँ रहते हैं, किचन में है, जहाँ भी अगर बच्चों के साथ हैं तो कुछ ना कुछ हम उसको सिखाते रहते हैं, शिक्षा देते हैं। तो हमारे पुरुष प्रधान समाज को, महिलाओं को आगे लाना होगा, तभी आप समाज और देश में वृद्धि और विकसित अवस्था में जा सकते हैं। अब हम आते हैं कि बहुजन समाज की राजनीति। तो जहाँ तक मुझे याद है कि 1990 का जो मंडल आयोग आया, 90 में मंडल आंदोलन, उस समय बहुजन समाज को, खासकर जो पिछड़े वर्ग से हैं, यादव, कोयली, कुर्मी, बनिया, जो हम लोगों को पता चला कि इन लोगों को भी रिजर्वेशन है, और तब लोग थोड़ा पढ़ने के प्रति उत्साहित हुए और सर्विस में आने का सोचे कि हम सोच सकते हैं। हालांकि 1960-70 के दशक से ही नक्सलवादी आंदोलन के बाद जब शुरुआत होती है, उसी समय से पिछड़े वर्ग के लोग जागरूक होना शुरू हुए थे। क्योंकि पूर्व में सामंतवादी व्यवस्था और जो सवर्णों की व्यवस्था में थी, उसमें तो शूद्र, जो तथाकथित बहुजन समाज है और माइनॉरिटी है, ये तो शूद्र का काम ही करते थे। इन्हें तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं था प्राचीन काल में। लेकिन जब समझे कि हमें शिक्षा लेना और अपना अधिकार समझे, तो तब नक्सलवादी आंदोलन, जो बंगाल के नक्सलवादी से शुरू हुआ था, तो उन लोगों को नक्सली कह दिया गया जो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए बंधुआ मजदूरी को से इनकार कर दिए, तो वो नक्सल हो गया और नक्सल आंदोलन शुरू हो गया। तो हमारे समाज के, यानी बहुजन समाज के लोग जो अगर बोलते हैं तो उनको गुंडा, आतंकवादी कह दिया जाता है। लेकिन वही जब सवर्ण बोलते हैं तो वो उनको दबंग कहा जाता है, मतलब शब्द में भी हेरफेर कर दिया जाता है। यदि मैं महिला हूँ, मैं अपने विभाग में भी बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैडम ऐसे ही बोल रही हैं, जबकि मैं सच्ची बात, सही बात हमेशा रखती रहती हूँ कि हम अगर प्रशासन में आए हैं तो हम जनता के वेलफेयर के लिए आए हैं, न कि अपने
करने के लिए। सरकार मुझे पेमेंट देती है जनता के वेलफेयर करने के लिए, न कि सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हम प्रशासन में रहें या समाज के किसी भी व्यवस्था में रहें, हमें लोगों का भला करना है। जब 90 की बात आती है तो हम लोग मंडल आयोग की अनुशंसा जब लागू होती है तब सोचते हैं कि ओ अब हमें भी नौकरी मिलेगी, हमें पढ़ना चाहिए। जबकि 1978 में ही आ चुका था वीपी सिंह जी के, इससे लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश बाबू, सबके सहयोग से हमें वह मिला, लेकिन उसका हम बहुत ज्यादा लाभ नहीं ले पाए। आज संविधान हमारा खतरे में है। आज हमको 65% आरक्षण जो मिला हुआ था जातीय सर्वे के बाद वो भी खत्म हो गया है। तो हमें तो ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या करें कि हमको हमारा हक मिले, और इस हक के लिए हमें सामूहिक रूप से लड़ना होगा। महिला और जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी है, सब लोगों को एकजुट होकर हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तभी हम अपना भविष्य बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार की बात मिल सकता है। नहीं तो आज की परिस्थिति ऐसी बनी है कि राजनीति में तो बहुजन लोगों को सहभागिता मिली है, लेकिन शिक्षा में, स्वास्थ्य में और रोजगार में जो मूल रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मैं सरकारी अधिकारी होते हुए भी बोल रही हूँ, सरकारी अस्पताल में सर्विस में डॉक्टर बनना सब चाहते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसमें कौन दोषी है? विद्यालय है। यदि विद्यालय आज पिछड़ा वर्ग का एरिया है, पिछड़े वर्ग के शिक्षक हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, और वहाँ पे पढ़ाई यदि नहीं होती है तो इसके लिए हम सभी बहुजन समाज के लोग दोषी हैं, और गार्जियन भी दोषी है जो बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते हैं। राजनीतिक लोग भी दोषी हैं जो वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उस एरिया के विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये नहीं देख पाते हैं। तो ये सब हम लोगों को मिलकर सोचना होगा, और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार हमारे पास है जो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का वह कथन बहुत ही सत्य है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अब की परिस्थिति बदल चुकी है, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि हमें भी ग्लोबल होना है, हमें सिर्फ बिहार में, सिर्फ भारत में नहीं रहना है, मुझे विदेश भी जाना है। और जब तक हम विदेश की भूमिका को अपने यहाँ नहीं लाएंगे, यानी विदेश में, मैं एक बात बता दूं कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज से 3 साल पहले, यदि आप लोगों ने सुना होगा गूगल गर्ल संप्रीति यादव, तो मैं उस गूगल गर्ल संप्रीति यादव की माँ हूँ, और मुझे 2 बार लंदन जाने का मौका मिला है बेटी की वजह से। और मैं देख कर आई हूँ कि वहाँ कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में सवर्णों ने, मनुवादियों ने आपको 6000 जातियों में बांध दिया है। इस जाति व्यवस्था को आपको तोड़ना होगा, और वो आप शिक्षा से तोड़ सकते हैं, बेटी रोटी का संबंध बनाकर तोड़ सकते हैं, तभी हमारा बहुजन समाज आगे आ सकता है। तो वहाँ इंसान, सभी को इंसान समझा जाता है, चाहे खाना पकाने वाली हो या स्वीपर हो, सफाई करने वाला हो, या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सभी एक जैसे हैं, एक बस में साथ बैठकर चलते हैं। यूं तो कहने के लिए हमारे यहाँ भी बस में साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी गांव में चले जाइए, आज भी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जाति जाति में इतना विभेद है। आपको सर्विस में जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। SC ST OBC हो, अगर 2 प्यून से लेके कलेक्टर तक, अगर ब्राह्मण और भूमिहार जाति का सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, लेकिन हमारे समाज में SC ST OBC के लोग एक जगह बैठते ही नहीं है। पता नहीं क्या कारण है। तो इन लोगों को, सभी लोगों को समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बहुजन राजनीति को बढ़ाने के लिए आपको सभी बहुजन को एक साथ, माइनॉरिटी को एक साथ आना होगा, तभी आप काम कर सकते हैं, अपने समाज को आगे की दिशा दे सकते हैं। और कुछ पुस्तकें हैं, मैं कुछ पुस्तकों का नाम लेना चाहती हूँ। ये पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है। जैसे अम्बेडकर साहब की आत्मकथा, वो पढ़िए। अम्बेडकर साहब का कहना था कि मुझे पढ़े लिखे अपनों ने लूटा है, क्योंकि रिजर्वेशन से हम जिस पद पे चले जाते हैं यदि, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम जो लाभ लिए हैं वो हम अपने समाज के लोगों तक
नीचे तक ले जाए। लेकिन अभी क्या परिस्थिति है, रिजर्वेशन से बन तो गए, मतलब ही नहीं है किसी का। तो फिर हम अपने समाज का क्या भला करेंगे। सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र दूसरा पुस्तिका है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मंडल आयोग की 40 अनुशंसा थी, जो अभी तक सिर्फ 2 अनुशंसा लागू हो पाई है। तो क्या हमारे बहुजन समाज के लोगों को इसके लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए था कि जब 90 में 178 में आया अनुशंसा, बड़ी मुश्किल से 90 में लागू हुआ अनुशंसा, 93 से आपको जॉब में नौकरी में रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ और आज 2025 है, फिर भी हमको 40 अनुशंसा नहीं लागू करा पाए हैं। तो इसके लिए आपको आंदोलन में भाग लेना होगा सभी लोगों को। शूद्र कैसे हुए, अम्बेडकर साहब की किताब है, ये पढ़ना पड़ेगा। कांशीराम साहब की किताब है बहुजन संगठन। और सबसे बड़ी बात, एक बुक है फॉरवर्ड प्रेस की महिषासुर मिथक और परंपराएं, इसको जरूर पढ़िए। हम सभी लोगों को सवर्णों द्वारा एक साजिश के तहत मानसिक गुलाम बनाया गया है। और वो मानसिक गुलाम कैसे बनाते हैं, तो आप पूजा पाठ में लग जाइए, जित बेटा का उम्र बढ़ेगा जितिया पहन लीजिए। सोचिए, यदि महिलाएं के लंबा सिंदूर करने से यदि पति की आयु लंबी होती तो अमेरिका और लंदन के सभी पति मर चुके होते, सभी महिलाएं विधवा होती, विदेश के सभी बच्चे मर गए होते और किसी को बच्चा नहीं रहता। तो इस पूजा पाठ करना एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है। तो इसलिए मैं कहूँगी अंधविश्वास पाखंड से दूर रहिए, पूजा पाठ कीजिए खुद ही। अगर भगवान है तो आपके और भगवान के बीच में तीसरा कोई नहीं मीडिएटर होना चाहिए। खुद से घर में पूजा कीजिए, और मंदिर में पूजा करने का मतलब है आप दूसरे को सार्वजनिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। इसलिए मंदिर से ज्यादा विद्यालय पर ध्यान दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।